नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। दरगाह हकीमी में सैयद अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन का 301वां उर्स मनाया गया, जिसमें दुनिया भर से जायरीन ने पहुंचकर दरगाह की जियारत की। दाऊदी बोहरा समाज की लोधिकपुरा स्थित दरगाह हकीमी में सैयद अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन साहब का 301वां उर्स मनाया गया। इस उर्स में बोहरा समाज के 53वें दाई डॉक्टर सैयदना अली कादर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब भी आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनका आगमन टल गया। वहीं देर रात दरगाह में देश भर के अलावा दुबई, कुवैत, सऊदी अरब, कीनिया सहित अन्य देशों से जायरीन पहुंचे। करीब 5000 से अधिक जायरीन यहां दरगाह में पहुंचकर जियारत के लिए कतार में लगे नजर आए। महिलाओं ने रोते हुए भी जियारत कर अकीदत के फूल दरगाह पर चढ़ाए। उर्स के लिए सैयदना साहब के प्रतिनिधि भी पहुंचे, जिन्होंने यहाँ वाज की, जिसमें काफी संख्या में समाजजनों ने शामिल होकर वाज सुनी। दरगाह पर गिलाफ और फूलों की चादर चढ़ाई गई। उर्स के मौके पर शनिवार को भी विभिन्न आयोजन हुए। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय खंडवा के तत्वाधान में वनमाली प्रवीण्यता समारोह के तहत जिले के कक्षा 12वीं के प्रवीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान एक कार्यक्रम आयोजित कर किया गया। बुरहानपुर में शनिवार को डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के तत्वाधान में वनमाली प्रवीण्यता सम्मान समारोह के तहत जिले के कक्षा 12वीं के प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। स्थानीय निजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष रिजवान अंसारी मौजूद रहे। जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 500 छात्रों का चयन उत्कृष्टता के आधार पर किया गया। ये सम्मान आदर्श शिक्षक और कर्तव्यनिष्ठ प्रचारी स्वर्गीय श्री जगन्नाथ प्रसाद चौबे की स्मृति में दिया गया। इस मौके पर संस्था की ओर से वीसी डॉक्टर अरुण जोशी, प्रति कुलपति डॉक्टर शहजाद कुरैशी, कुल सचिव रवि चतुर्वेदी और उप कुल सचिव प्रशासन लुकमान मसूद, वनमाली सृजन पीठ के शरद जैन मौजूद थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, पालक और शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। सभी को संस्था के पदाधिकारियों ने प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय इस पूरे नर्मदा अंचल का एकमात्र विश्वविद्यालय है। पिछले 4 वर्षों से ये विश्वविद्यालय छेगांव माखन में कार्यरत है और हमारा प्रयास है कि इस अंचल के अंदर उच्च शिक्षा जो राष्ट्रीय उच्च कोटि की उच्च शिक्षा हो। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि ये एकमात्र विश्वविद्यालय है जो पूरी तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफाइड विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के अंदर 10 संकाय या 10 स्कूल ऑफ स्टडीज़ हैं और हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो इस विश्वविद्यालय के प्रवर्तक हैं, जो इसके प्रमोटर हैं, वो श्री संतोष चौबे साहब जो हमारे कुलाधिपति भी हैं, एक बड़े जाने माने साहित्यकार हैं, एक टेक्नोक्रेट है और भारत भर में वो शिक्षा को लेकर पिछले 4 दशकों से वो प्रयासरत है। इससे भी बढ़ के ये बात है कि श्री संतोष चौबे साहब के पिताश्री जो थे श्री वनमाली जी, जिनको कि डॉक्टर संतोष चौबे जी के फादर थे, वो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक थे, आदर्श शिक्षक थे। तो हमने उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए हमने ये प्रयास किया है कि जो छात्र 12वीं में पास हुए हैं, वो चाहे MP बोर्ड के हो, चाहे CBSE के हो, वो किसी भी स्ट्रीम के हो, तो हर एक विद्यालय के प्रथम 5 छात्रों को हमने प्रावीण्य पुरस्कार, वनमाली प्रावीण्य पुरस्कार देने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों को हमने मोटिवेट किया है और हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आप कहीं प्रवेश लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, स्कूल शिक्षा का अंत हो चुका है, अब आपको जाना है उच्च शिक्षा में, तो आप उस संस्था के विषय में पूरी जानकारी रखें। और वही जानकारी देने के लिए हम यहाँ आए थे और हमने माध्यम चुना वनमाली जी को। श्री जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली जी एक आदर्श शिक्षक थे और उनके सुपुत्र जो हमारे डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छेगांव माखन खंडवा के चांसलर हैं, उनके पिताश्री थे। तो उनके पिताश्री की स्मृति को जीवंत करने के लिए और उनके उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए जो विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित किया गया है, उसका पूरा फोकस हमारा क्वालिटी, रिसर्च और इनोवेशन है। देखिए, जैसा कि आज का माहौल चल रहा है, पिछले 2 सालों से कोरोना ने हमारी पढ़ाई को, हमारे विद्यार्थियों की पढ़ाइयों को बहुत प्रभावित किया। सबसे बुरी बात है, और इस समय विद्यार्थी उसी मूड में आ गया है, उसकी आदत वही हो गई है, आप अखबारों में पढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय शुरू से इस प्रयास में रहा कि विद्यार्थियों को कैसे हम अपनी गुणवत्ता के साथ जोड़े रखें, और इसी प्रयास में वो सारे काम करता रहा।
आपको जानकर अचंभा होगा कि जब सारी दुनिया ऑनलाइन कर रही थी तब हम ऑफलाइन में मोड में थे। जैसे ही विश्वविद्यालय खुला, जैसे ही सरकार ने हमें अनुमति दी कि अपना विश्वविद्यालय प्रारंभ करें, वैसे ही हम ऑफलाइन मोड में चालू हो गए और परीक्षाओं के मोड में, पढ़ाई के मोड में हम सब ऑफलाइन लेके आए। जैसा देख रहे हैं कि इस समय विद्यार्थी पढ़ने से कतरा रहा है और अगर उसको गुणवत्ता चाहिए तो उसको फेस टू फेस पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो इसी मोड को लेके हम थोड़े कंट्रोल करके और इसी तरह के प्रयास में हम काम कर रहे हैं और भगवान की दया से और यहाँ के लोगों के सहयोग से हम इसमें सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। सर, एक्चुअल में हम शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास, बच्चों में संस्कार, स्टार्टअप, उद्यमिता, ये सारी चीज़ें देखते हैं और ये सब चीज़ें लेके हम एक साथ चलते हैं तो निश्चित ही हम ईश्वर हैं कि हम सफल होंगे और विद्यार्थी हमारा आता है। तो जो बड़ी संख्या में आज हम देख रहे हैं जो बच्चे आ रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है उनको कैसे वो अट्रैक्ट कैसे हुआ आपके संस्थान के द्वारा? सर, मैंने आपसे कहा कि हम शिक्षा को लेकर ही काम नहीं करते, हम बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। उसमें हम सब गुण संपन्न विद्यार्थी बनाना चाहते हैं जो अन्य विश्वविद्यालय इस बारे में नहीं सोचते और हमारा ये मोटो हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए काम करते हैं। यस, बिल्कुल। कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार करने के लिए सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की सामूहिक बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक ली। दरअसल कलेक्टर कार्यालय में शनिवार को कलेक्टर प्रवीण सिंह ने पंचायत निर्वाचन को लेकर बैठक ली। अधिकारियों कर्मचारियों से कहा कि आप लोग गूगल लिंक पर अपडेट रहे। आपके पास यदि चुनाव संबंधित कोई सामग्री नहीं है तो उसकी जानकारी हमें दे, हम सामग्री की पूर्ति कराएंगे। इस दौरान एडीएम शैलेंद्र सिंह सोलंकी, डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी, दीपक सिंह चौहान सहित अन्य विभागों के अफसर कर्मचारी मौजूद थे। जिला स्तरीय पोषण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें आंगनवाड़ी सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया। वही सुपरवाइजर के साथ साथ बेटी भी ट्रेनिंग ले रही थी। महिला एवं बाल विकास विभाग में अफसरों की मनमानी कितनी हावी रहती है यह आए दिन देखने को मिलता ही है, लेकिन अब सरकारी प्रशिक्षणों में भी अफसर मनमानी करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को जिला पंचायत में आयोजित जिला स्तरीय पोषण ट्रैकर प्रशिक्षण के दौरान देखने को मिला, जिसमें खकनार परियोजना की सुपरवाइजर अलबीना बेंडा अपनी बेटी प्रियंका को ये प्रशिक्षण दिलवा रही थी, जबकि नियमानुसार सरकारी कर्मचारी को ही मौके पर मौजूद रहकर विभागीय काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ अफसरों द्वारा भी सुपरवाइजर का खुला समर्थन किया जा रहा है। इसे लेकर परियोजना अधिकारी महेश मेहरा का कहना है कि उनकी मां सुपरवाइजर है, मोबाइल में समझने में कोई परेशानी है, इसलिए उनकी बेटी को यहाँ सीखने के हिसाब से बैठक में बैठने दिया गया। इस स्थिति के बाद एक बात साफ हो गई है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती। अफसर कर्मचारी मनमानी कर अपने काम से कतराते हैं। जिला मुख्यालय से अफसर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखते तक नहीं। पोषण टेकर ऐप के माध्यम से बच्चों की मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत पूरे मध्य प्रदेश में पोषण टेकर ऐप के माध्यम से ही बच्चों की जो सेवा है क्या मिल रही है वो सारी जानकारी उसके अंदर फिट करना है, ताकि हर बच्चे की जो है रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। इस संबंध में भोपाल में हमको इसका प्रशिक्षण दिया गया था और उसी प्रशिक्षण को आज हम जिले में प्रत्येक सुपरवाइजर को दे रहे हैं, ताकि वो अपने कार्यकर्ताओं को पोषण टेकर में किस प्रकार एंट्री करना है और किस प्रकार उसका उपयोग करना है वो सारी जानकारी दे। सर, कितने दिन तक चलना है? ये 1 दिवसीय प्रशिक्षण है। इसके बाद ये जो है सिर्फ कार्यकर्ताओं को सेक्टर स्तर पर सुपरवाइजर की ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद उसकी पोषण टेकर के अंदर कैसे क्या एंट्री करना है उसकी जानकारी देंगे। वो कभी किसी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन उसकी माँ है, तो वो उसकी सहायता के लिए उसका मोबाइल वगैरह के अंदर कुछ परेशानी है, तो उसके लिए उसका सहायता के लिए परिवार के सदस्य तो उसकी माँ है, उसका मोबाइल नंबर उसके साथ में कुछ परेशानी थी, इसलिए उसको थोड़ा सा सीखने के हिसाब से बैठने दिया। महेश मेहरा, परियोजना अधिकारी साहब। बिजौरी गांव से युवक युवती लापता है। इसके बाद युवती के परिजनों ने युवक के परिजनों के साथ विवाद किया और युवक की मां के साथ मारपीट की। घायल महिला जिला अस्पताल में भर्ती है। खकनार क्षेत्र के ग्राम बिजौरी में प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती कहीं चले गए। इससे आहत युवती के परिजन ने युवक के यहाँ पहुंचकर जमकर हंगामा किया और युवक की मां के साथ मारपीट की। हमले में युवक की मां सुनीता को अंदरूनी चोटें आने पर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ग्राम बिजौरी निवासी सुनीता पति संतोष ने बताया, मेरे बेटे राज के साथ गांव की एक युवती चली गई। इसके बाद युवती के पिता कल्लू और मां घर पहुंचे और मारपीट की। युवक की बहन ने बताया, हमें मालूम नहीं उनका कब से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन इतना पता है कि वो दोनों एक साथ पढ़ते थे। एक ही गांव में कुछ ही दूरी पर घर है। युवती कल कहीं चली गई तो उन्होंने घर पहुंचकर हंगामा किया। 2 लड़के थे और 2 भाई थे। काय के लिए मारा, क्या कारण था? मेरे भाई ने लड़की भगाई, इसके लिए हमको तो नहीं मालूम भगाया कि नहीं, पर उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तो उनकी लड़की थी क्या वो? हाँ, और मेरे भाई है ना, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। ऐसा? हाँ, लड़की उनकी है। तो गांव में रहते ही है? हाँ, गांव में रहते हैं, पर घर दूर दूर है। तो क्या प्रेम प्रसंग चलता था इन दोनों के बीच? नहीं, वो ये साथ में पढ़ते हैं। साथ में पढ़ते थे? हाँ। तो कब से भागे? कल से? हाँ, तो कल हम बारात गए तो जब बोले, हमको तो नहीं मालूम। तो लड़की वाले तुम्हारे घर आके मारपीट करे क्या? हाँ, घर आके मारे। कि कौन कौन ने मारा है? एक उसका पापा था लड़की का, क्या नाम? एक मम्मी था। नाम नहीं मालूम है, उसका पापा का नाम मालूम है, कल्लू। कल्लू। आपका नाम क्या है? नेहा। अब आप क्या चाहते हो? पुलिस में कंप्लेंट किया आपने? हाँ। नावघाट और अंधारवाड़ी घाट में रोजाना अवैध खनन चल रहा है। सैकड़ों घन मीटर रेत का खनन दिन रात जारी है। यूं तो नावघाट अंधारवाड़ी घाट से साल भर रेत का अवैध खनन होता है, लेकिन तापमान बढ़ने के कारण नदी नाले सूखने के बाद तो ये कारोबार कई गुना बढ़ गया है। ताप्ती नदी के अंधारवाड़ी और नावघाट से रोजाना सैकड़ों घन मीटर रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। इसके लिए दिन रात ट्रैक्टर ट्राली चल रही है। नदी से रेत निकालकर इसकी निजी हित के लिए सरकारी जमीन पर ढेर लगाकर भंडारण किया जा रहा है। इस और जिम्मेदार अफसर अधिकारियों का ध्यान नहीं। ताप्ती नदी पूरी तरह सूख चुकी है। इसका फायदा रेत माफिया उठा रही है। क्षेत्रवासियों के अनुसार रेत के अवैध कारोबार में कई बड़े नेता और उनके करीबी शामिल है। यही कारण है कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।